हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आज जो है आपका अंतिम दिन है एएलपी साइको 2024 की प्रिपरेशन का। कल सभी लोगों का एग्ज़ाम है, एक ही दिन में दोनों शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जिनका पहले शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनको थोड़ा सा ज़्यादा तनाव होगा, क्योंकि उनको टेस्ट के बारे में और किसी भी चीज़ के बारे में उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है। रेलवे ने कल रात में ही अर्थात 13 तारीख को एक नोटिस जारी किया। उसको हम पहले थोड़ा सा देखेंगे, वो 1-2 मिनट में मैं उसको कवर कर दूंगा, बहुत ज़्यादा चीज़ उसमें है नहीं। दूसरी बात, हम इसमें किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये मेरा एग्ज़ाम से पहले अंतिम वीडियो रहेगा और इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के मैं इसमें डिस्कस करूंगा। एग्ज़ाम सेंटर से जाने से पहले क्या ध्यान रखना है, क्या आपको अब टेस्ट लगाना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के जाने हैं और एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। और सबसे ज़रूरी हमारा 5वां पॉइंट है कि एग्ज़ाम देते समय कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो हमें ध्यान देनी है, उसके बारे में मैं इसमें बात करूँगा। हो सकता है आज आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ये नोटिस देख लेते हैं जो कल जो है 13 तारीख को ही ऑफिशियल साइट पे आया था। हालांकि ये शाम में आया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं किया उन्होंने। एक थोड़ा सा चेंज टाइमिंग को लेकर के और क्वेश्चन को लेकर के किया हुआ है। कल 15/7/2025 को जो एग्ज़ाम होना है एएलपी साइको का, उसमें इन्होंने कहा है कि जो एग्ज़ाम टाइमिंग है वो 73 मिनट रहेगा और इसमें कुल जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे वो 226 रहेंगे, अर्थात 226 आएंगे। इससे पहले उन्होंने जो सिटी का डेट दिया हुआ था, मतलब सिटी वाला जो नोटिस आया हुआ था, सभी लोग अपना अपना सिटी देख रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि हम 68 मिनट में आपका एग्ज़ाम कराएंगे और 227 क्वेश्चन हम उसमें पूछेंगे। इसी हिसाब से उस समय क्या हुआ कि सभी चैनलों पे, सभी तरह तरह के चैनलों पे इस तरह का एक्सपेक्टेशन लगाया जाने लगा कि 68 मिनट में कौन कौन सा टेस्ट आ सकता है, कहाँ टाइमिंग गैप बढ़ा सकता है, कहाँ टाइमिंग गैप कम कर सकता है। बहुत सारे वीडियो उस समय भी पढ़ने लगे। कल जैसे ही ये नोटिस आया, फिर देखा मैंने एग्ज़ाम में कि एक्सपेक्टेशन को लेकर के नोटिसेस और वीडियोस बनने लगे, जो कि इसका कोई मतलब नहीं है। पिछली बार देखिए जो एग्ज़ाम था 71 मिनट का एग्ज़ाम था और 250 क्वेश्चन उसमें आए हुए थे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या अब 250 से 226 हो गया और 71 मिनट से 2 मिनट और बढ़ा दिया गया, वो 73 मिनट हो गया। अब मैं इसमें केवल एक चीज़ का मैं एक्सपेक्टेशन लगा सकता हूँ, जो हो सकता है मुझे लगता है सही हो। पिछली बार जो क्लॉक वाला टेस्ट आया हुआ था, उसमें क्या था, एक क्लॉक से उन्होंने 20 क्वेश्चन दे दिया था। अब क्या हुआ कि इस बार आपको हो सकता है कि ये 10-10 क्वेश्चन का 2 सेट दे दें, जो ये मेरा अनुमान है, केवल मैं इसी पर एक गेस लगा रहा हूँ। 10-10 मिनट का 2 क्वेश्चन अगर 2 सेट देते हैं, तो इन दोनों सेट के बीच में 1 मिनट का वो गैप रखेंगे, तो जो कि पहले 71 मिनट का था वही तुरंत जो है आपका 72 मिनट का हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट वो लोग अपना ऐड कर सकते हैं। अब मैं नहीं जानता हूँ कि किस टेस्ट में वो लोग टाइम बढ़ाएंगे, किस टेस्ट को वो बदलेंगे, क्योंकि जो उन्होंने मॉक दिया हुआ है उसमें तो पिछली बार की तरह नहीं है मॉक, उसमें हर एक बैटरी टेस्ट को बदला गया है। बाकी क्लॉक वाला तो सेम है, पिक्चर पोजीशन वाला सेम है, वो उन्होंने दिया है, लेकिन मेमोरी में उन्होंने जो है पिक्चर पोजीशन वाला टेस्ट दे दिया है और लास्ट में जो है सेम फिगर वाला टेस्ट उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। तो ये हो गया इस नोटिस के बारे में, जो कि 13/7/2025 को ऑफिशियल साइट पे आया हुआ था। बाकी कौन कौन सा टेस्ट आएगा मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि जो मॉक टेस्ट में उन्होंने दिया हुआ था वही उम्मीद है ज़्यादातर आने की, क्योंकि पिछली बार भी ये वही हुआ था। अब आते हैं एक एक पॉइंट पे, हम लोग जो है इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कि एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए, कल जिनका एग्ज़ाम है 15 तारीख को, जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है, उन सभी लोगों से एक सलाह रहेगी कि वो आज ही सेंटर तक पहुंच जाए। सेंटर कहने मतलब उस सिटी तक आप लोग पहुंच जाइए, अर्थात 14 तारीख को ही आप लोग अपने सेंटर पे पहुंच जाइए। कल आपका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो आप एग्ज़ाम सेंटर पे समय से आप वहाँ पर जा कर के पहुँच जाइएगा। दूसरी बात है, अगर किसी का कल सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो वो लोग कल भी जा सकते हैं। मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर के 6 बजे 7 बजे के आसपास में अगर वो निकलते हैं, तो भी अपने सेंटर पे वो पहुंच जाएंगे। जिनका सेंटर ज़्यादा दूर है, अगर सेकंड शिफ्ट में भी है, अगर उनका ज़्यादा दूर है, तो वो लोग पहले से ही आज ही के दिन भी आप लोग अपने सेंटर पे पहुंच जाइए। अब आते हैं दूसरा जो पॉइंट है हमारा कि क्या अब जो है मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। देखिए, जिन जिन लोगों का पहले शिफ्ट में कल पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट में, वो लोग तो मुझे लगता है कि शाम में दोपहर के बाद वो लोग अपने अपने सेंटर पर निकल गए होंगे, तो अब उन्हें मॉक टेस्ट कोई भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उन्हें रिवीजन करने की ज़रूरत है ज़्यादा, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ है नहीं जो आपको याद रखना है, या फिर कोई मतलब टेस्ट याद रखना है, या फिर कोई जीके जीएस इस तरह की चीज़ें तो याद करनी नहीं है। आप अपना रिलैक्स माइंड होकर के जाइए, अपना कंफर्टेबल जोन में होकर के अपना आराम से जाइए एग्ज़ाम देने। जिनका कल सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, वो हो सकता है कि अगर उनको
उनको मॉर्निंग में निकलना हो तो वो शाम में सेक्शनल टेस्ट जो आपका वीक है वो दे सकते हैं। फुल मॉक टेस्ट अगर आप वो देना चाहते हैं तो 1-2 दे सकते हैं। इससे ज़्यादा उनको ज़्यादा मतलब पैनिक नहीं होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उनको टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद से कल अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो सबसे पहले कि आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी हैवी फूड आपको नहीं खाना है, हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है, या फिर अगर जिनका लंच के बाद है तो मॉर्निंग में ही कुछ खा लीजिए। लंच में आप ऐसा ना करें कि बहुत ज़्यादा हैवी लंच भी आप कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ों से आपको अवॉइड करना है, हैवी ना ही ब्रेकफास्ट करना है ना ही हैवी लंच करना है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो शुगर कंटेंट को एकदम लिमिट में रखिएगा। कुछ लोग हैं जो मॉर्निंग में जलेबी या ये सब चीज़ों को खाते हैं, तो इसको आप अवॉइड करिएगा। या फिर चाय जिनका आदत नहीं है तो वो चाय पीना मतलब इसमें अवॉइड करिएगा। अब आते हैं तीसरा पॉइंट है हमारा डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। डॉक्यूमेंट्स में आपको जो भी ज़रूरी चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपका आधार हो गया, विजन सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों को, सेल्फ डिक्लेरेशन हो गया। हालांकि उन्होंने इस सब चीज़ को सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में उन्होंने ज़्यादा मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन आप लोग अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा। और मैं कहूँगा कि सभी का एक एक फ़ोटोकॉपी आप अपने पास घर पे ही रख लीजिए। जैसे विजन सर्टिफिकेट आप जो वहाँ पे जमा करने जा रहे हैं, एक फ़ोटोकॉपी आप उसका रख करके घर पे रख दीजिएगा। बाद में आप उसको देख सकें कि मैंने किस तरह का विजन सर्टिफिकेट बनवाया था, ठीक है। बाकी वो वहाँ पे फ़ोटोकॉपी तो लेंगे नहीं, ओरिजिनल कॉपी आपका वहाँ पे लेंगे। और एक बात और है कि विजन सर्टिफिकेट को लेकर के कोई भी अगर डाउट है या फिर कुछ किसी चीज़ को लेकर के कमी रह गई है, कुछ भी हो गया है, तो आप उस सब चीज़ों को इग्नोर करिए, आप एग्ज़ाम सेंटर पे देने जाइए। बहुत स्ट्रिक्टली ये सब चीज़ें चेक नहीं होती हैं, आराम से वो लोग लेते हैं, रख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। कुछ भी आपका विजन सर्टिफिकेट कहाँ मुहर लगा है, नहीं लगा है, अब लास्ट दिन में आपको इस सब चीज़ों को पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा भी बना है आप लेकर के जाइए वहाँ पे और एग्ज़ाम देने जाइए, बस। अब आते हैं फोर्थ नंबर का पॉइंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ और फिफ्थ नंबर का पॉइंट, ये ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है तो क्या क्या बातों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कम बातें करना है। वहाँ पे जाकर के किसी से ज़्यादा बातें नहीं करना है कि आपका CBT 2 में भाई कितना नंबर था, पार्ट बी में आपका कितना नंबर है, ये आप किस जोन से आए हुए हैं, ये सब चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखिए साइकोलॉजी का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको एकदम फ्रेश माइंड होकर जाना है। ज़्यादा जितने लोगों से बातें करेंगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में डाटा कलेक्ट होगा। और हो सकता है एग्ज़ाम सेंटर में आपका जो है एग्ज़ाम देते समय उन सब चीज़ों पर भी अगर आपका ध्यान जाता है तो हर एक बैटरी टेस्ट में 3-4 सेकंड आपका नुकसान हो सकता है। हो सकता है आपकी स्पीड स्लो हो जाए या फिर इन सब चीज़ों को लेकर के। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कभी भी आपको सेंटर पे अगर जाना है, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकंड शिफ्ट हो, आपको एग्ज़ाम सेंटर पे ज़्यादा बातें नहीं करनी है। हालांकि जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो समय से पहले पहुंच जाएंगे, तो जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सभी लोग बातें करेंगे कि किस तरह के बैटरी टेस्ट आए हुए थे, कितना टाइमिंग था, स्क्रॉलिंग हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो उस समय ये लोग जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं, सेकंड शिफ्ट वाले हैं, वो बातें कर सकते हैं। क्योंकि देखिए वो ज़ाहिर सी बात है सेकंड शिफ्ट में है तो आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। और आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले इंटरफेस को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के जानकारी हो जाएगी। तो ज़रूर आप पूछिएगा, लोगों से बातें करिएगा। हो सकता है कुछ लोग ना बताएं, कुछ लोग बता दें, तो जो बता दें उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लीजिएगा और इसका आपको फ़ायदा ज़रूर हो सकता है एग्जाम में मिल जाए। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया हुआ था सेकंड शिफ्ट में वही क्वेश्चन आए, लेकिन इसकी संभावना ज़्यादा रहती है 90% से ज़्यादा कि जो फर्स्ट शिफ्ट में जो उन्होंने बैटरी टेस्ट दिया हुआ है वो सेकंड शिफ्ट में भी वही बैटरी टेस्ट वो लोग इंक्लूड करें। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे समय से पहले पहुँच जाते हैं तो आप वहाँ पे ज़्यादा देर तक खड़े मत रहिएगा। खड़े रहने का मतलब ये है कि ज़्यादा देर तक आप खड़े रहेंगे, कहीं खड़े हैं एग्ज़ाम के बारे में बातें कर रहे हैं या फिर खड़े हैं, तो इससे क्या होगा कि आप अपने आप शरीर को और ज़्यादा थकाएँगे। ज़्यादा मतलब अगर शरीर थक जाएगा तो जैसे ही आप अंदर पहुँचेंगे, AC लगा रहता है, चेयर लगी रहती है, तो ज़्यादा रिलैक्स में आ जाएंगे तो थोड़ा सा लेजी फील हो सकता है आपको। तो कहीं भी आप छायादार जगह दे करके आप आराम से बैठ जाइएगा और अपने टाइमिंग का इंतज़ार करिएगा। उसके बाद जब आपको एंट्री शुरू हो जाएगी आपका, तो आप वहाँ पे तुरंत जो है अपना डॉक्यूमेंट दिखा करके एंट्री ले लीजिएगा। लेकिन खड़े मत रहिएगा, कोशिश करिएगा जहाँ भी आपको बैठने की जगह मिल जाए वहाँ जा कर के आप बैठ जाइएगा। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है एग्ज़ाम देते समय क्या क्या ज़रूरी बातें रखनी है। अब देखिए क्या है कि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जब आप पहुंचते हैं सारा डॉक्यूमेंट्स आपका चेक हो जाता है, आपको अंदर बैठने के लिए कह दिया जाता है, आपको कंप्यूटर भी डिसाइड कर दिया जाता है कि इस कंप्यूटर पे आपको बैठना है। अब वहाँ पे जैसे ही आप जाइएगा सबसे पहले कोशिश करिएगा कि जिनको पानी पीना है या फिर कुछ भी, तो वो पानी ले लेंगे, पानी पी लेंगे। बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंक नहीं करना है, पानी नहीं पीना है, तो आप नॉर्मल पानी पी लीजिएगा। उसके बाद से क्या करना है आपको, जब भी आपसे कंप्यूटर पर बैठना है आप अपना माउस चेक कर लीजिएगा। जहाँ आप बैठे हैं अपना टेबल की पोजीशन, चेयर, ये सब देख लीजिएगा, ज़्यादा चेयर हिलता डुलता ना हो, इससे भी डिस्टर्बेंस होता है। टेबल एकदम या चेयर जो भी है वो एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए। माउस को आप जो है कि पूरे स्क्रीन पे
लेफ़्ट राइट चारों तरफ ले जा कर के आप चेक कर लीजिएगा। जिस तरह से आपने माउस यूज किया है घरों में, क्या उसी तरह से मिलता-जुलता है माउस? उस तरह से अगर है तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे माउस पैड का अगर जहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ माउस पैड दिया जा रहा है, क्या वो माउस पैड पे जो माउस है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं? क्लिक उसका अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं? उसके बाद से अगर आप देखते हैं कि कीबोर्ड देखिए सामने आपके नहीं रहता है, कीबोर्ड का यूज़ नहीं रहता, कीबोर्ड हटा देते हैं वो लोग। तो देखिए कीबोर्ड नहीं रहेगा, माउस से ही आपको क्लिक कर कर के वहाँ पे नंबर, आपका पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें डालनी रहती हैं। तो ये सब चीज़ें क्लिक अच्छे से होगा तभी आपको मतलब सहूलियत होगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार की शुरुआत में दिक्कत आ रही है, जैसे मान लीजिए आप माउस ले जा रहे हैं यहाँ पे लेफ़्ट कॉर्नर पे, अचानक से जब आप इधर लेकर के आ रहे हैं, तो इतने बीच में क्या है कि स्पीड अचानक से बढ़ जा रही है, फिर स्लो हो रही है, बढ़ रही है, स्लो हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो जिस पैड पे आप रख कर के उसका यूज़ कर रहे हैं, वो प्लेन सरफेस नहीं है, वो कहीं न कहीं दिक्कत कर रहा है वो माउस। तो पहले ही आप इन्विजिलेटर से ये इन सब चीज़ों के बारे में बता दीजिएगा, वो लोग माउस चेंज कर देते हैं। हो सकता है वो लोग पूरा सिस्टम ही चेंज कर दें, आपको कहीं और भी बिठा दें। ये काम आपको शुरू में ही कर लेना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम से पहले अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, आधे घंटे 40 मिनट का मिनिमम आपको टाइम मिल जाता है। और देखिएगा एग्ज़ाम में जितने भी लड़के एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, हो सकता है 1 से 2% लड़कों के साथ ऐसा ज़रूर होगा कि कहीं न कहीं उनका माउस फँस सकता है, पैड काम नहीं कर सकता है। हर बार एग्ज़ाम में ऐसा होता ही होता है। अगर आपके पूरे क्लास में 1-2 लड़के के साथ ऐसा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही ये होता है तुरंत लड़का शोर करने लगता है, बुलाने लगता है, देखिए मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, ये इन सब चीज़ों को लेकर के। तो जो अदर स्टूडेंट रहते हैं, उनका भी वो जो है कि माइंड डाइवर्ट होता है, ध्यान उधर जाता है और उनके भी टेस्ट पे प्रभाव पड़ता है। तो मैं कहूँगा कि ये काम आप पहले कर लीजिएगा। ये तो बातें हो गई एग्ज़ाम में बैठने के बाद कि क्या-क्या बातें करनी है। दूसरी बात क्या है कि बीच में देखिए इन्विजिलेटर हैं, बीच में आपका थंब इम्प्रेशन या फिर सिग्नेचर लेने आते हैं। अगर ये बात को लेकर के आपको डाउट है, तो आप पहले ही उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या आप लोग बीच में आएँगे? अगर बीच में वो लोग आते हैं, तो कोशिश करिएगा उनसे आप लोग रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि जो टाइम गैप रहता है, एक बैटरी से लेकर के दूसरे बैटरी टेस्ट के बीच में, उस टेस्ट में ही वो लोग अपना साइन और सिग्नेचर ये सब चीज़ें कराएँ। क्योंकि उसमें क्या होता है इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए सफिशिएंट टाइम रहता है और उसमें लोग 2 सेकंड 4 सेकंड आराम से निकाल सकते हैं। समय से पहले सभी लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। अब आते हैं एग्ज़ाम देते समय किन-किन बातों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले है कि जब आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, तो इंस्ट्रक्शन वाला पेज आएगा और इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जो लोग हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, हिंदी में पढ़िएगा। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, वो लोग इंग्लिश में पूरे इंस्ट्रक्शंस को आराम से पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग जाता होगा कि क्या मैंने जो बैटरी टेस्ट, जैसे मान लीजिए मेमोरी टेस्ट को आप देख रहे होंगे, क्या जितने टाइमिंग में यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितने दिए हैं, क्या उतने टाइमिंग में उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने घर पे की है? अगर उतने टाइम में उतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने घर पे की है, इसका मतलब क्या है कि जिस स्ट्रेटजी से मैं काम कर रहा था वहाँ पे, वही स्ट्रेटजी से मुझे इस बैटरी टेस्ट में काम करना है, पर्टिकुलर केवल उसी बैटरी टेस्ट में। तो अगर वो सेम मिलता-जुलता है, तो जिस तरह से प्रैक्टिस आप घर पे करके गए हैं, उसी तरह से आपको स्ट्रेटजी वहाँ पे बना लेनी है। जैसे मान लीजिए अगर आप घर पे 2 मिनट का प्रैक्टिस कर गए हैं और वहाँ पर भी आपको 2 मिनट मेमोरी को याद करने का टाइमिंग मिला हुआ है, तो आपको सेम स्ट्रेटजी पे काम करना है। अगर आप यहाँ पे सक्सेसफुली उस टेस्ट को दे दे रहे हैं तब। नेक्स्ट है क्या कि अगर मान लीजिए आप 2 मिनट की प्रैक्टिस करके गए हैं और वहाँ पे 3 मिनट आपको मेमोरी याद करने के लिए समय मिल गया और 3 मिनट पेपर को करने के लिए टाइम मिल गया, इसका मतलब क्या है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो नंबर ऑफ जितने भी स्टूडेंट रहेंगे, उनके सही होने वाले जो क्वेश्चन हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके 11 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपको 12 क्वेश्चन तक ले जाना पड़ेगा। अगर सारे लड़के जो है कि 10 क्वेश्चन तक सही कर रहे थे पहले 2 मिनट में, तो आपको जो है कि जब टाइम बढ़ेगा तो आपको 11 तक ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अब आपको अच्छे से याद करना है और क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना है और सबको सावधानी से याद करना है और सफिशिएंट टाइम होने के कारण आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है। लेकिन अगर टाइम कम है, तो जो लोग तुक्का लगाना चाहते हैं वो स्वतंत्र हैं भाई, आप अपना लास्ट के 10 सेकंड 15 सेकंड में अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा अगर अटेम्प्ट करने की इच्छा है तो आप उसको तुक्का लगा के कर सकते हैं। लेकिन इस पे मैं बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट डाटा नहीं दे सकता। तुक्का लगाने में हो सकता है कि उसका सारा सही हो सकता है, किसी का सारा गलत भी हो सकता है। तो ये तो किसी के लक पे डिपेंड करता है। बाकी इसका कोई भी एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि तुक्का लगाना हमेशा सक्सेसफुल ही होगा। उसके बाद से क्या है कि जब आपका एक बैटरी टेस्ट समाप्त हो जाता है, तो आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है
जो कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन उस बैटरी टेस्ट में रहे थे, जैसे मान लीजिए अगर 12 क्वेश्चन थे तो 12 क्वेश्चन टोटल दिया रहेगा, कितना आपने अटेम्प्ट किया तो वो दिखा देगा। जैसे मान लीजिए आपने 12 अटेम्प्ट किया तो 12, नॉट आंसर को 0 लिख देगा क्योंकि सभी आपने अटेम्प्ट किया हुआ है। बाकी और चीज़ें नहीं लिखी रहेंगी क्योंकि भाई पूरा चेक करके तो देगा नहीं कि भाई 12 आपने किया है, 12 सही है, 10 सही है या फिर ऐसा कुछ। या फिर अगर आपने 12 में से 10 अटेम्प्ट किया है, 2 छोड़ दिया है तो यहाँ पे लिखा रहेगा। अब देखिए होता क्या है कि कभी कभी कोई बैटरी टेस्ट जिस तरह से आपने प्रैक्टिस करके गए हैं उससे ज़्यादा कठिन आ जाता है। तो अगर कठिन आएगा, आपके अटेम्प्ट कम हैं, अटेम्प्ट तो कम नहीं होने चाहिए, लेकिन किसी बैटरी टेस्ट में हो सकता है स्पीड वाले में आपके अटेम्प्ट नहीं हो पाएँ, तो आपको घबराना नहीं है। जो आपका स्पीड वाला टेस्ट है, चौथा या पाँचवा वाला, उसमें अगर आपके अटेम्प्ट कम हो जाते हैं, चौथे में अगर मान लीजिए कुछ अटेम्प्ट कम हो गया, कुछ क्वेश्चन छूट गया आपका, तो आपको घबराना नहीं है। जिससे अगर आप घबरा गए इस 1 मिनट में तो हो सकता है अगला वाला इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से ना पढ़ पाएँ और अगला वाला बैटरी टेस्ट भी आपका ख़राब हो सकता है। तो जैसा भी आपका टेस्ट जा रहा है, आपको अगले टेस्ट के लिए एकदम फ्रेश माइंड से पिछले वाले टेस्ट के बारे में सोचना बंद कर देना है, क्योंकि कोई भी एक बैटरी टेस्ट आपका ख़राब होता है तो इसमें आप एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हैं। तो जो आपका टेस्ट कैसा भी गया है, क्योंकि देखिए कठिन होगा तभी आपका भी छूटेगा, सभी लोगों का छूटेगा। या फिर हो सकता है कठिन होगा, आपने अटेम्प्ट ज़्यादा किया है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, तो सभी का गलत होगा। ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से जब आपका 1 मिनट का टाइम जब समाप्त हो जाता है तो तुरंत नेक्स्ट बैटरी टेस्ट का इंस्ट्रक्शन खुल जाता है। देखिए कि क्लॉक वाले टेस्ट में जो है बहुत लेंदी क्वेश्चन अभी आपने प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन उस समय जो है पिछली बार बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आए हुए थे, तो ये आपको इसमें सोचना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ, हो सकता है इस बार 2 क्लॉक टेस्ट दे दें या फिर कोई भी रो कॉलम वाला भी 2 दे सकता है, लेकिन मॉक टेस्ट में इन्होंने क्लॉक दिया है तो हो सकता है कि क्लॉक के आने की संभावना ज़्यादा है। तो 2 क्लॉक देगा तो 1 क्लॉक के बाद आपको फिर से 1 मिनट का गैप मिलेगा। 2 सेट के बीच में 1 मिनट का गैप मिलता है। जो पहले सेट आपने किया है उसमें कितने क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें दी रहती है। उसके बाद से मैं बात करूंगा कि जो हिडन क्यूब वाला टेस्ट है, हिडन क्यूब वाले टेस्ट में एक कन्फ्यूजन जो मैक्सिमम और मिनिमम को लेकर के है, तो हमेशा आपको मिनिमम ले करके चलना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पिछली बार ब्रिक आया था तो ब्रिक में अगर आ जाता है तो ब्रिक में ये सावधानी तो सभी लोगों को पता है, बरतनी है कि अगर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें सीक्वेंस से अगर नहीं पूछा है, ABCDE करके ना पूछा हो, BCADE करके पूछा गया है, तो उसको देख करके मार्क करना है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी मान लीजिए कि हिडन क्यूब हो गया, ब्रिक टेस्ट हो गया, तो जब आपके सामने ऑप्शन ओपन होता है, जैसे एक यहाँ पे हिडन क्यूब वाले टेस्ट बनाए गए हैं और उस डायग्राम में अगर आप देखते हैं, अगर मान लीजिए 6 हिडन क्यूब आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 9 दे करके, हो सकता है ऐसा दे सकता है 4 3 2 8 7 6 9 1 ऐसे करके दे सकता है। तो अगर आपने 6 यहाँ पे फाइंड कर लिया है तो इस 6 को भी इसमें ढूंढना पड़ सकता है। हो सकता है यहाँ पे 6 ना होकर के यहाँ पे तो एक ही पास में दे दिए हैं, हो सकता है 6 अगर यहाँ पे है तो इसको भी ढूंढ करके आपको मार्क करना होगा। क्योंकि अगर सीक्वेंस में ऑप्शन दिया हुआ रहता है तो क्या है कि अगर यहाँ पे आपने हिडन क्यूब में 1 फाइंड कर लिया तो तुरंत आप पहले वाले की इधर ही देखेंगे इस एरिया में और तुरंत 1 फाइंड कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाने की अगर कोशिश करेगा तो ऑप्शन को इधर से जंबलिंग कर देगा, तो आपका हर एक ऑप्शन को क्लिक करने में जहाँ पे 1 सेकंड लगता है वहाँ पे आपका 2 सेकंड लगेगा। तो इसका भी आपको ध्यान देना है। ये मैं एक तरह से एजम्पशन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को थोड़ा अगर कठिन और बनाना चाहता है रेलवे तो ये कर सकता है। बाकी अभी तक आप लोगों ने जितना भी प्रैक्टिस किया है, जितना भी आपने मेहनत किया है, मोर देन सफिशिएंट है। साइको का पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि आप कितना वहाँ पे अवेयर हैं इंस्ट्रक्शंस को लेकर के। रेलवे जो बातें कहती है उसको ध्यान में रख करके जैसे आप पेपर देते हैं तो आपका सारा बैटरी टेस्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। सभी के बारे में, सभी टेस्ट के बारे में आपने प्रैक्टिस किया है, सबके बारे में आपको आइडिया भी लग गया है कि कौन कौन सा टेस्ट कैसे करना चाहिए। और पूरे प्लेलिस्ट में मैंने हर एक बैटरी टेस्ट को बहुत ही डिटेल में और शॉर्ट में बताया हुआ है। कोई वीडियो मैंने एक एक 1.5 घंटे का नहीं बनाया, क्योंकि ये साइको का एग्ज़ाम है जो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। कोई बैटरी टेस्ट की इसको समझाने के लिए 1.5 घंटा लगे, आप 15 मिनट में उसके इंस्ट्रक्शन को समझा सकते हैं। तो मैंने शॉर्ट में ही सारी तैयारी आपको कराने की कोशिश की है। सभी लोगों को ऑल द बेस्ट जो पहले शिफ्ट में पेपर देने वाले हैं, सेकंड शिफ्ट में पेपर देने वाले हैं। सेकंड शिफ्ट वाले थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। पहले शिफ्ट वाले जो लड़के हैं उनसे कांटेक्ट में अगर आप रहते हैं, कोई आपका दोस्त है तो उनसे कांटेक्ट में रहिएगा और उनसे पूछ लीजिएगा सेंटर में घुसने से पहले कि किस किस तरह से टेस्ट आ रहे हैं और किस तरह
से इंस्ट्रक्शन है। एग्ज़ाम में एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो ज़्यादा बैटरी मतलब जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्क्रॉलिंग को लेकर के जिनको समस्या है, तो आप शुरू के 1-2 सेकंड में ही इन सब चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप नीचे क्लिक इस पूरे स्क्रॉल में क्या उसको पकड़ के नीचे ऊपर-नीचे सरकाना पड़ रहा है या फिर नीचे सिंपली क्लिक करने पे ही पूरा स्क्रीन ऊपर चला जा रहा है। तो इतना करने के लिए आपको 2 सेकंड 3 सेकंड लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का इंटरफ़ेस है। बाकी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी से कहूँगा कि आप लोग द स्टूडेंट का ओपन टेलीग्राम ग्रुप जो है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको एडवांटेज देखने को मिल सकता है, तो ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ, या फिर आप जाकर के सर्च भी कर सकते हैं। द स्टूडेंट स्टडी नाम से भी है और द स्टूडेंट ऑफिशियल नाम से आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको दोनों ग्रुप वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ और आपके साइको का प्रिपरेशन मेरे द्वारा जितना भी हो सका है मैंने आपको दिया है। मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश की है आपको देने के लिए। सभी को एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बधाई और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का पेपर अच्छा हो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।